अब तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आप किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ अगर आप जानते हो, देन यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन. इफ change of concentration of reactant with time is given, then you can calculate rate of reaction. If change in concentration of product with time is given, then you can also calculate rate of a chemical reaction. अब तक मैं आपको ये सिखाया हूँ, बट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का चेंज गिवन नहीं हो, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ given concentration of reactant, then how could you calculate the rate of a chemical reaction at a particular time t on the basis of concentration of reactants. मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन का रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर उस टाइम पे रिएक्शन के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन हो तो इसके लिए हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड नेम इज रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल रिएक्शन में क्या है. हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं. रेट लॉ एक्सप्रेशन वह एक्सप्रेशन है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट और उस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के बीच में रिलेशन देता है. मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड है उसके बारे में आइडिया देता है रेट लॉ एक्सप्रेशन. एज फॉर एग्जांपल, दिस इज ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बीबी एरो साइन पी मीन्स दिस टू आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट. अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन होता है. एग्जाम्स का बोर्ड एग्जाम का बहुत हिट क्वेश्चन है, 12th बोर्ड में रेगुलरली आता है. एक्सप्लेन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी केमिकल रिएक्शन का वह एक्सप्रेशन है जो यह बताता है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड है. मीन्स रेट लॉ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट्स. अब यहाँ पे आप देखिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी का पावर एन. यह हुआ रेट लॉ एक्सप्रेशन इस केमिकल रिएक्शन का. अब यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स है. दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. यह रेट कांस्टेंट होता है. रेट कांस्टेंट बोलने के पीछे रीजन है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है. किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है. चूंकि यह कांस्टेंट है और रेट के एक्सप्रेशन में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट डू मीन बाय ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन? ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन मींस ए स्पेशल रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट ए स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है. एज फॉर एग्जांपल, अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप यूनिट मान लो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए is 1 and concentration of B is 1. If you take concentration of both reactants as unity, then rate will be equal to rate constant. अगर इसको 1 ले लोगे तो 1 का पावर 1 कुछ भी रहेगा तो 1 हो गया. तो इस तरह से आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया. मीन्स रेट कांस्टेंट जो है वो स्पेशल कंडीशन में रेट के इक्वल होता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. दिस रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड velocity constant of reaction because rate of reaction means velocity of reaction. जिस तरह से किसी पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, आप मैकेनिक्स में स्टडी करते हो फिजिक्स में, उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन का वेलोसिटी है. जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. मींस रिएक्शन इज मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, यू कैन से. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. अब आगे हम लोग आते हैं. यहाँ पे कंसंट्रेशन ए का पावर एम है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर एन है. व्हाइल कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए इज स्मॉल ए एंड कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी इज स्मॉल बी. आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स का कोफिशिएंट ए बी है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर है वो एम और एन है. मीन्स एम तुम्हारा ए नहीं है,
n तुम्हारा b नहीं है, m और n है, ये कैसे हो गया? जबकि आप सबको मैं पढ़ाया, आप सब पढ़े भी हो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको बताया जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन भी किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करता है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है जी? रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट के इक्वल होता है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसा नहीं है, हियर m इज डिफरेंट फ्रॉम a एंड n इज डिफरेंट फ्रॉम b। ठीक कैसे हो गया? तो यहाँ चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हियर m may be equal to a, may be equal to a and n may be equal to b means ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो रिएक्टेंट ए के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी का पावर जो n है वो रिएक्टेंट बी के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं आप सबको पढ़ाया हूं ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड है। अब मैं आपको पढ़ाया हूं दो तरह का रिएक्शन, वन इज सिंपल एंड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल एंड एलिमेंट्री रिएक्शन इज दैट रिएक्शन which takes place in only one steps, while complex reaction is that which takes place in more than one steps। तो देखो जी, आप सब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी रिएक्शन का रेट एंड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन रहता है। बट लॉ ऑफ मास एक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहता है वो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के इक्वल होता है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन आपका ओनली एप्लीकेबल है सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन आपका सिंपल और एलिमेंट्री होगा, जब रिएक्शन आपका ओनली वन स्टेप में होगा, तो उस केस में जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करोगे तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का पावर होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। मीन्स m a के इक्वल कब होगा? जब हमारा ये रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री होगा। n b के इक्वल कब होगा? जब हमारा रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री होगा। लेकिन जब हमारा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, जब मेरा रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में अकर होगा, इन दैट केस m विल डिफर फ्रॉम a एंड n विल डिफर फ्रॉम b। इसका मतलब यह हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। दुनिया के किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अपने रिएक्टेंट के साथ कैसे रिलेटेड है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। व्हाइल लॉ ऑफ मास एक्शन रिप्रेजेंट्स ओनली रेट ऑफ दोज रिएक्शंस व्हिच आर सिंपल और एलिमेंट्री। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग उसी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग दुनिया के ऑल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि m a के इक्वल तब होगा जब रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री होगा, n b के इक्वल तब होगा जब सिंपल एलिमेंट्री होगा। लेकिन जब रिएक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तो m n a b से क्या होगा? डिफर करेगा। तो अब पॉइंट यह आ रहा है कि इफ एक्सपोनेंट ऑफ concentrations of reactants are different from coefficients of reactants, then how will we write the rate law expression of a chemical reaction? जब हमें पता ही नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का पावर क्या लिखेंगे तो फिर कैसे राइट करेंगे? तो आंसर इज वी कांट राइट। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग खुद से राइट नहीं कर सकते हैं। We can't write the rate law expression of a chemical reaction by their simple inspection। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंपली देख करके
उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप राइट नहीं कर सकते हो, बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट इज नॉट थ्योरेटिकल फैक्ट। यह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आप ओनली रिएक्शन को देख करके आप नहीं राइट कर सकते हो। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग खुद ब खुद राइट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल इंस्पेक्शन ऑफ रिएक्शन। बट इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज गिवन, देन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन असेस, वी कैन अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, तब आप उस केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को समझ सकते हो, आप उस केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब नया टर्म आ गया ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये टोटली टेक्निकल वर्ड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है, उस पावर के सम को उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं। राइट, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होगा, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर के सम को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। सो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m plus n. m is the power of concentration of A and n is the power of concentration B. So order of reaction is m plus n. तो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया m plus n. m plus n is the overall order of reaction, while m is called order of reaction with respect to reactant A and n is called order of reaction with respect to reactant B. Means m is order of reaction with respect to reactant A, while n order of reaction with respect to reactant B, while m plus n is overall order of reaction. m plus n रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हुआ, जबकि m हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड n हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। अब ऑर्डर के बारे में भी आपको बता दूं, अब किसी केमिकल रिएक्शन का अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ही राइट नहीं कर सकते हो इटसेल्फ, तो आप उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मींस वी कांट कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय देयर सिंपल इंस्पेक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंपली इंस्पेक्ट करके आप उस केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑर्डर इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जिसको आप थ्योरेटिकली मींस जिसको आप इंस्पेक्शन से केमिकल रिएक्शन का राइट नहीं कर सकते हो। अब अगला पॉइंट, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन may be positive integer, order of a chemical reaction may be fraction, order of a chemical reaction may be zero, order of a chemical reaction is even negative with respect to a particular reactants। ऐसे निगेटिव वाला बहुत कॉमन नहीं है, बट किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है। अब किसी केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता है, बट किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है। अब मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा? अब किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मैं ये तो आपको बता दिया हूँ किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर किसी केमिकल रिएक्शन का पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन निगेटिव भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में।
तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर किसी केमिकल रिएक्शन का टेक्निक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आप देख कर तो उसका नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर ऑर्डर पता है, किसी केमिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है तो आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऑर्डर पता है तो उससे आप क्या कंक्लूज करोगे, क्या कंक्लूड करोगे, उसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग अगर पॉजिटिव ऑर्डर है तो उसका मीनिंग यह होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा। अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे रिएक्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ऑर्डर 1 है तो उसका क्या मीनिंग हुआ, ऑर्डर 1 का मीनिंग हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपके रिएक्शन का ऑर्डर 1 है मीन्स रिएक्टेंट का रिएक्शन के रेट में रेट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1 हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप आ गया, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स जितना आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे उतना रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। मीन्स ऑर्डर 1 है, इसका मतलब यह हुआ। अगर ऑर्डर 2 है तो उसका मीनिंग यह हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज करोगे रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट रिलेशन आपका लीनियर नहीं होगा, आपका कर्व हो जाएगा। मीन्स आपका रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि उस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल है उसका मीनिंग यही हुआ। जैसे मान लो अगर यहाँ पे रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर अगर हाफ है तब भी वही मीन्स 3/2 अगर है, ये फ्रैक्शनल हो गया। तो इसका भी मतलब वही है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा, बट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात नहीं है। तो पॉजिटिव और फ्रैक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है तो उस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा। मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा, सबका एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 करके लेंगे, लेकिन मैं पहले रफली आपको बता दूं कि रिएक्टेंट के मीन्स और रिएक्शन के ऑर्डर का क्या मतलब होता है और किसी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर का उस केमिकल रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में कैसा रिलेशन रहता है। तो पॉजिटिव और फ्रैक्शनल अगर ऑर्डर है तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या मीनिंग हुआ, रिएक्शन का रेट आप लिखोगे इस तरह से, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 0। किसी का पावर 0 करने का मीनिंग हुआ उसका वैल्यू 1 हो गया, मीन्स रेट इज इक्वल टू हो गया रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन हुआ जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मींस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ये कैसे होगा, थ्योरेटिकली तो इसका मीनिंग यही हुआ, बट प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट घट रहा है, बट रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो सकता है उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन which rate doesn't depend upon concentration of reactant. That means the rate of zero order reaction is independent with concentration of reactant। क्योंकि मैथमेटिकली भी अगर किसी पावर को जीरो कर दोगे किसी कंसंट्रेशन का तो वो मैथमेटिकली वो टर्म आपका 1 हो जाएगा और रेट आपका रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट होता है और इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया, मींस कांस्टेंट हो गया। अब निगेटिव ऑर्डर का क्या मतलब होगा, निगेटिव ऑर्डर
निगेटिव ऑर्डर, तो निगेटिव ऑर्डर का भी वही बात है। अगर निगेटिव ऑर्डर है तो आपको लिखना पड़ेगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ कब -1 मान लो हो गया। -1 का मीनिंग यह हुआ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ गया। इफ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन रेट विल डिक्रीज। मीन्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 0 है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज with increase in concentration of that particular reactant. This is the meaning of negative order reaction. But negative order reaction is rare of the rare reaction. ये बहुत कम ऐसा होता है। और नेगेटिव ऑर्डर के एग्जाम्पल मुझे बताने के लिए मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा वो। बट फर्स्ट ऑर्डर 0, सेकेंड ऑर्डर 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो आपका या थर्ड ऑर्डर हो, सबके सब पॉजिटिव है। सब में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे रिएक्शन रेट बढ़ेगा। अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर भी है तब भी वही होगा। हाँ, 0 ऑर्डर होगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा रेट। अगर निगेटिव होगा तब तो रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगा। इसमें मीनिंग आपको बताया। अब इसके बाद मैं सब हर ऑर्डर के रिएक्शन का एक एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन 0 हो सकता है, बट किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं होता है। मोर देन 3 ऑर्डर वाला रिएक्शन रेयर ऑफ द रेयर होता है। तो मोस्टली रिएक्शन का ऑर्डर या तो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, 0 होगा। मीन्स मोर देन 3 ऑर्डर का रिएक्शन नहीं के बराबर होता है, हार्डली मिलता है मोर देन 3 ऑर्डर का रिएक्शन। अब मैं हर ऑर्डर के रिएक्शन पे कुछ एग्जांपल्स आपको देने जा रहा हूँ। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। आप किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके आप कभी भी एसेस नहीं कर सकते हो, कभी भी गेस नहीं कर सकते हो कि वह केमिकल रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा। और पूरे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद भी आपके अंदर कोई ऐसा एबिलिटी डेवलप नहीं कर सकता है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर बता सको कि इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर किसी केमिकल रिएक्शन का थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। इसलिए अगर एक्सपेरिमेंटली आपको पता नहीं है तो आप पता नहीं लगा सकते हो। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर के रिएक्शंस को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसको देख करके आपको रिएक्शंस का ऑर्डर पता रहेगा। कि कई सारे एग्जाम से पूछता है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। हालांकि जे एडवांस ऐसा नहीं करता है, बट मेडिकल एग्जाम कर सकता है। कॉमन रिएक्शंस के बारे में नहीं बताता है कि ऑर्डर क्या होगा। तो ये सब रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर का है जिसको आपको याद रखना चाहिए। हालांकि बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते जाओगे याद हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसका तो कई सारा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, तो आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, इसको भी मैं कई बार डिस्कस करूंगा। यह दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इसके बारे में भी दोबारा से मैं बोलूँगा और आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद आया अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट एक एक्सप्लोसिव होता है, इसको डिकम्पोज कराइएगा तो नाइट्रोजन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। यह प्योर अमोनियम नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का एक मेथड है जो पी ब्लॉक में पढ़ना है आपको। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। N2O5 का डिकम्पोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, NCERT क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें रहेगा और जेईई मेन और नीट के क्वेश्चंस में मिलेगा। इनफैक्ट जो एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलने वाला है N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन NO2 एंड O2 में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जितना भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है मीन्स अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट होकर के स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होता है, वो सभी प्रोसेस आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिट रिएक्शन है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, वाटर वेपर से कराओगे, मीन्स थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, हीट करना पड़ता है तभी रिएक्शन होता है। हीट करोगे तो फिनॉल बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस HCl बाहर निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन नहीं होता है, बट यह NO2 का NO और O2 में कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर का होता है। Cl2O
का Cl2 और O2 में कन्वर्सन भी सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ओजोन का O3 में कन्वर्सन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। हालांकि ओजोन का O2 में कन्वर्सन जो है उसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, आप आगे देखोगे। बट थ्योरेटिकली ये प्रैक्टिकली फैक्ट है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ओजोन का O2 में कन्वर्सन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में जब होगा तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब बेसिक मीडियम में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। सॉरी, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब एसिडिक मीडियम में होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का है, बट ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब बेसिक मीडियम में होगा तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अब इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल NO का NO2 में कन्वर्सन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। NO का NOCl में कन्वर्सन, नाइट्रोसाइल क्लोराइड में कन्वर्सन भी एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। FeCl3 SnCl2 से रिएक्शन करके SnCl4 फॉर्म करता है, ये भी एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का Cl2 से रिएक्शन करके CCl4 में कन्वर्ट होना एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। इसका ऑर्डर 3/2 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा एल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन भी एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज पॉसिबल एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन सोचकर ही समझ में नहीं आता है कि आखिर ये रिएक्शन होता कैसे होगा, जहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। जबकि सिंपल विजुअलाइजेशन करोगे तो हम लोग को समझ में आएगा, टाइम के साथ जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट भी घटता जाना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो देखो जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली तब होता है जब कोई कंपाउंड का सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे डिकम्पोजिशन होता है। सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे जब डिकम्पोजिशन या सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन होता है तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। वो कैसे होता है देखो, जैसे आपने अमोनिया का डिकम्पोजिशन करा रहे हो प्लैटिनम के सरफेस पे और आयरन या मोलिब्डेनम के सरफेस, मीन्स अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम के सरफेस पे कराओ। अब होता क्या है कि देखो जी, ये जितने भी मेटल होते हैं उन सबके पास एक्टिव साइट्स होता है, जिस एक्टिव साइट्स पे वो गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये सब एक्टिव साइट्स से डॉट डॉट दिख रहा है आपको। किसी मेटल सरफेस के पास एक्टिव साइट्स का जो नंबर होता है वो पर यूनिट एरिया में फिक्स्ड होता है। अब एक्टिव साइट्स का मान लो इसके पास 100 नंबर है। वेजल में प्लैटिनम रख दिए हो, अमोनिया गैस डाल रहे हो, तो होगा कि अमोनिया गैस जाकर के प्लैटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता जाएगा। कुछ ही समय बाद आपका प्लैटिनम सरफेस अमोनिया गैस से सेचुरेट हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय सेचुरेशन? सेचुरेशन का मीनिंग यह हुआ कि एक भी प्लैटिनम का सरफेस जो एक्टिव साइट्स है वो खाली नहीं है, ऑल सरफेस पे अमोनिया गैस एब्जॉर्ब है। मीन्स हर जगह अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, हर एक्टिव साइट्स पे। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो बोलेंगे कि हमारा प्लैटिनम का प्लेट मीन्स सॉलिड कैटलिस्ट सेचुरेट हो गया अमोनिया गैस से। अब होता क्या है कि सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्टेंट मोलेकुल्स को डिकम्पोज कराता है। अब सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे जितना ज़्यादा मोलेकुल अट्रैक्टेड होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। मीन्स डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा, मीन्स अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि प्लैटिनम के सरफेस पे कितना अमोनिया गैस मोलेकुल प्रेजेंट है। और प्लैटिनम के सरफेस पे जो अमोनिया गैस के मोलेकुल का नंबर है वो तो मेंटेन रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। क्यों? इस मान लो 5 अमोनिया गैस डिकम्पोज हो गया तो वेजल में जो रेस्ट अमोनिया गैस है उसमें से 5 आकर के सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया गैस मोलेकुल का नंबर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, क्योंकि जितना अमोनिया गैस डिकम्पोज होगा उतना अमोनिया गैस आकर के वेजल से सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से समय आगे बढ़ता जाएगा।
अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन अमोनिया के डिकम्पोजिशन का रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लैटिनम के सरफेस पे जो अमोनिया गैस का नंबर है वो तो मेंटेन है। हाँ, वो तब रुकेगा जब पूरा का पूरा वेसल का अमोनिया गैस खत्म हो जाए, तो बात उस समय का नहीं होता है। बात यह होता है कि अमोनिया गैस के डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो अमोनिया वेसल के अंदर रखे हुए अमोनिया गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो उससे तो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अब वेसल में कितना हो अमोनिया गैस डालते जाओ, प्लैटिनम के सरफेस पे 100 से ज़्यादा अमोनिया मोलिकुल अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया मोलिकुल्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड हो गया, इसलिए रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया। इसलिए रिएक्शन का रेट अमोनिया गैस जो वेसल में रखा हुआ है उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट हो गया और रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर बन गया। तो इस तरह के जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं सबका मैकेनिज्म इसी तरह का होता है। गोल्ड का डिकम्पोजिशन अगर आप HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड के सरफेस पे कराओगे तो जीरो ऑर्डर होगा, जबकि वही HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड के एब्सेंस में कराओगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। आप देख रहे हो अमोनिया का डिकम्पोजिशन भी आपका जीरो ऑर्डर हो गया। और फिर एसिड एक आपका ये कीटोन है, कीटोन को I2 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन का रेट भी इसके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये रिएक्शन डिपेंड करता है आपका I2 और H+ के पे, जो एक तरह से रिएक्शन लगता है कि बहुत कम, मीन्स इसके कंसंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी रहता है रिएक्शन का बहुत कम रहता है। हालांकि ये बहुत अलग तरह का एग्जाम्पल है। कॉमन एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर का यही दोनों होता है, किसी भी गैस का सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर डिकम्पोजिशन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। यह एक तरह से एक्सेप्शनल रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर का होता है। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग मैं आपको समझाया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे किसी गैसियस कंपाउंड को डिकम्पोज कराया जाए या रिएक्ट कराया जाए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे केमिकल किनेटिक्स अपने आप में कंप्लीट मैथमेटिकल केमिस्ट्री है। इस केमिकल किनेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा, केमिस्ट्री कम दिखेगा। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब तरह का चीज़ पढ़ना है आपको। वैसे न्यूमेरिकल्स इस सेक्शन का बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, हालांकि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है बट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक का न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं डिस्कस करने अब जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला एक न्यूमेरिकल मैं IIT 1982 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पैटर्न क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन A+B एरोसाइन C है, इसमें रिएक्टेंट A, B और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन 0.01 है और B का 0.01 है, उसमें रेट है 0.005 और A का कंसंट्रेशन 0.02 हो गया, B का 0.01 है तो रेट यह हो गया। मीन्स इस तरह से डेटा दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खुद से रेट लॉ एक्सप्रेस का राइट करेंगे और लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A का पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B का पावर n। लिख लिया। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट m and n, m और n हमें कैलकुलेट करना है। तो इस m और n कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, एक तो मेथड है कि डेटा दिया हुआ डेटा का इस्तेमाल करो, पहला डेटा का इस्तेमाल करो, कंसंट्रेशन A का लिखो, B का लिखो और रेट रिएक्शन का लिखो, एक इक्वेशन। फिर दूसरा में वैसे ही करो, तीसरा में वैसे ही करो। ऐसे करने से आपको 3 इक्वेशन मिलेगा और आपके पास 3 अननोन्स रहेगा, m, n and k। 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स, तीनों को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, फिर ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है, उस शॉर्टकट मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्टली ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। देयर इज नो नीड टू राइट सच रिएक्शंस। लाइक देखो, अब यहाँ पे देखो जी, A का कंसंट्रेशन 0.01, B का 0.01, तो रेट आपका है 0.005। आपने A के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया, B के कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, मींस B के कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, 0.01 से 0.01 रहा। B के कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, बट A के कंसंट्रेशन को आपने दुगना किया तो रेट क्या हो गया, दुगना हो गया।
0.005 का दुगना क्या है 0.01। मीन्स जब आपने B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और A के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो ऑर्डर भी 2 टाइम्स हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि आपके A के रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। मीन्स रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो रेट भी 2 टाइम्स हो गया। मीन्स रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा 1 होगा। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। अब फिर फर्स्ट और थर्ड डेटा को देखो। आपने A के कंसंट्रेशन को इस बार कांस्टेंट रखा है, A 0.01, फिर यहां भी A का कंसंट्रेशन 0.01 रखा है। मीन्स A के कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा है, बट B के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं। B के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हो तो रेट रिएक्शन का चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि A के कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, लेकिन B के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने से रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। रिएक्टेंट B के कंसंट्रेशन से रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट हो गया, और किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा जी 0 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कब होगा जब एक्सप्रेशन से हट जाएगा। एक्सप्रेशन से हटेगा कब? मीन्स रिएक्शन का रेट तुम्हारे B के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट कब होगा? जब n 0 हो जाए, क्योंकि n 0 होगा तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। B का कंसंट्रेशन रहेगा ही रेट में, B का कंसंट्रेशन रेट के एक्सप्रेशन में रहेगा ही नहीं, तो फिर हमारा रिएक्शन का रेट B के कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मीन्स ऑर्डर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो M1 एंड 0 निकल गया। अब इसको प्रॉपर तरीका से आप निकालना चाहते हो तो इसे भी लिख सकते हो। आप पुट करो, फर्स्ट डेटा पुट करो। रेट का वैल्यू है 0.005 के, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.01। फर्स्ट मेथड डायरेक्टली हो गया। अब सेकेंड मेथड को हम लोग कर रहे हैं। जीरो 0.01 का पावर m, 0.01 का पावर n, इसको इक्वेशन सेकंड लिखो। फिर दूसरा डेटा पुट करो। 0.01 के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 0.02 का पावर m, 0.01 का पावर n। फिर तीसरा डेटा पुट करो। 0.01 का पावर m, 0.02 का पावर n। अब आप सेकेंड मेथड से डिवाइड करो। इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन थर्ड। सेकेंड मेथड से डिवाइड करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जी? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ज़्यादा है। मीन्स 0.005 है और इधर आ गया 0.01। फिर के कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर m हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया जी? 1/2 हो गया, 1/2 का पावर m, दोनों को उलट दो तो 2 = 2 का पावर m। तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर दो तो m = क्या हो गया? 1। इसी तरह से अब आप इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन फोर्थ में सेकंड से डिवाइड करो तो m वाला कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ भागा इक्वेशन सेकंड, तो रेट सेम है, कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, के भी खत्म हो गया। तुम्हारा m वाला जो है दोनों का पावर सेम है, पर खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? बचेगा 0.1/2।
यहाँ बचा 1/2 का पावर n। अब इसको ये 1 है तो इसको लिख सकते हो 0 2 का पावर 0, और यहाँ पे लिख सकते हो 2 का पावर 4 में इसे डिवाइड किए हैं तो 1/2 नहीं 2 होगा, 2 का पावर n। तो आप देख रहे हो दोनों का बेस सेम है तो n कितना हो गया 0। तो इस तरीका से आप इक्वेशन बना करके भी सॉल्व करके निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अगर डेटा सिंपल हो तो आप डायरेक्ट करना, ये डायरेक्ट मेथड ज़्यादा स्मार्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं IIT का ही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपका 1982 में आया था और ये 2004 में आया था। आप देख लो कितना सिमिलरिटीज है। डिफरेंस मात्र यह है कि वहाँ पे डेसिमल के बाद एक जीरो था और जीरो केवल IT हटा दिया, बाद बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी A+B एरोसाइन प्रोडक्ट है, A B और रिएक्शन के रेट का वैल्यू दिया हुआ है। इस बेसिस पे आपको ऑर्डर निकालना है, बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। तो आप देख लो A के कंसंट्रेशन को 0.1, B 0.2, रेट 0.05, B के कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा। सबसे पहले तो आप रेट लो एक्सप्रेशन ऐड कर लो, रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर m कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर n। अब आप देख लो B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है 0.2 0.2 और A के कंसंट्रेशन को आपने 2 टाइम्स किया तो रेट क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। मीन्स B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है बट A के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया गया तो रेट भी 2 टाइम्स हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन का रेट, और ये तभी होगा जब ऑर्डर 1 होगा। तो क्लियरली हो गया। आपका m का वैल्यू क्या हो गया 1। अब n देखते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड डेटा देखो 0.1 0.1 मीन्स आपने A के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और B के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो हाफ। यहाँ 0.2 है और यहाँ पे 0.1 हो गया। A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और B के कंसंट्रेशन को आपने हाफ कर दिया। B का कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गया तो रेट क्या है कांस्टेंट है। इसका मीनिंग हुआ B के कंसंट्रेशन को हाफ करने से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B के कंसंट्रेशन के चेंज करने का रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि B के रेसिप्ट ऑर्डर क्या होगा जी 0 होगा, n आपका 0 हो गया। फिर इस तरह से बन गया। अब आप इसमें कई बार एग्जाम से बोलता है कि रेट कांस्टेंट निकालो, तो क्या करना, रेट आपको पता है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा उठाओ, रेट पता है आपका, रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B का कंसंट्रेशन पता है, ऑर्डर पता हो ही गया। अब आपको सबको पुट कर दो, क्या निकल जाए, क्या निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डेटा है वो डेटा उतना सिमिलर नहीं है जितना लास्ट 2 क्वेश्चन का था। लास्ट 2 क्वेश्चन का डेटा इस तरह था जिसको आप डायरेक्टली एसेस कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखो रिएक्शन है 2A+B एरोसाइन C+3D है, रिएक्टेंट A और B का कंसंट्रेशन गिवन है, फिर रेट दिया हुआ है। E के कंसंट्रेशन 6 × 10⁻³ B का 10⁻³ और रेट दिया हुआ है। A का कंसंट्रेशन सेम हो ही रह गया, B का दुगना हुआ, रेट दुगना हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा क्या होगा 1 होगा। यह तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, बट इसके बाद वाले प्रॉब्लम है। फिर A के कंसंट्रेशन को आपने 6 से 2 कर दिया, 3 टाइम्स कम कर दिया, और B की कंसंट्रेशन को 1.5 कर दिया, 1.5 टाइम्स कर दिया, तो ऑर्डर हो गया, रेट हो गया 0.002। मीन्स इस बार डेटा ऐसा नहीं जिसको डायरेक्टली कर सकते हो। जब डेटा डायरेक्टली करने लायक नहीं हो तो फिर वही रूल अख्तियार करेंगे, खुद से मान लेंगे। रेट लो एक्सप्रेशन लिख लिया, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर n। अब तीनों डेटा को पुट करो, एक बार इसको पुट करो तो इक्वेशन वही 1 बना, फिर इसको पुट करो इक्वेशन 2 हुआ, इसको पुट करो इक्वेशन 3 हुआ। अब इस 3 इक्वेशन के हेल्प से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे 3 अननोन। चलिए 1 में 2 से डिवाइड किया था, क्या हुआ
0.012 बाई 0.024 आया इधर, और 1 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखो दोनों में आपका रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए ए का कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी एंड रेट। तो बी में था आपका 10⁻³ बाई 2 × 10⁻³, तो इसको कट करोगे तो 1/2 हो जाएगा यह, और 10⁻³ कट गया तो 1/2 का पावर n, तो दोनों आपका बेस 2 नीचे है, मीन्स 1/2 है, तो उलट देंगे तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 10 = 1 हो गया। अब m कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो a आएगा इस साइड, और फिर 0.024 बाई 0.002 हो गया, और 2 का कंसंट्रेशन यह था, 3 का यह था, और इस बार n वाला भी रहेगा, 2 × 10⁻³ बाई 1.5 × 10⁻³ है, 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 2/1.5 बचा, इधर कट किया तो आपका 3 हो गया, और ये आपका हो गया 12। तो फिर इस 0.2 को 1.5 को इधर फेंका तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 नीचे डिवाइड में आ गया, कट करने पे 6 × 1.5 मीन्स ये 9 हो गया, और ये आपका 3 का पावर m हो गया। तो 9 को मैंने लिख दिया 3 का पावर 2, दोनों का बेस कॉमन हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, मीन्स m = 2 हो गया। तो इस तरह से मैंने m और n निकाल लिया। अब एक और इक्वेशन है, उसके हेल्प से आप k भी निकाल सकते हो, और फिर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हो। तो मैं अब तक आपको यह बताया कि अगर रेट के बेस मतलब डेटा दिया हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस और रेट गिवन हो, और उस बेसिस पे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करना हो या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर कैलकुलेट पक्का करना होगा, और ऑर्डर के लिए आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर डेटा सिंपल है तो डायरेक्टली एसेस कर लो, और नहीं तो इक्वेशन राइट करो, और फिर इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, फिर रेट कांस्टेंट भी निकल जाएगा और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, 2NO + O2 एरो साइन N2O4 ए रिएक्शन है, इसके बारे में बोल रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज डबल्ड, रेट ऑल्सो डबल्ड, and if concentration of both NO and O2 are doubled, then rate becomes 8 times. Find order of reaction. मीन्स जब आप O2 के कंसंट्रेशन को ओनली डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रहा है, बट जब दोनों O2 और N2 दोनों के रेट को डबल कर रहे हो तो रेट आपका 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो बताना है ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। O2 के रिस्पेक्ट में जब O2 को डबल करते हो तो रेट डबल हो जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1। फिर जब दोनों को दुगना कर रहे हो तो 8 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मीनिंग यह हुआ कि NO के रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या होगा 2, तभी तो ऐसा हो सकता है। खैर, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले हम लोग खुद से राइट करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन is rate is equal to rate constant concentration of NO का पावर m concentration of O2 का पावर n। इक्वेशन हो गया, हमें m और n निकालना है। अब जो क्वेश्चन कर रहे हो करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। O2 को 2 दुगना करो, रेट को यहाँ मैं r लिख रहा हूँ, r रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप O2 के कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हो तो रेट भी दुगना हो जा रहा था। करो तो रेट इधर 2r हो गया, K NO का पावर m, और O2 की जगह पे आपने लिख दिया 2O2। अब ये 2 का पावर भी n हो जाएगा, K NO का पावर m और 2 का पावर n, O2 का पावर n। अब इसको आप लिखो 2r इज इक्वल टू 2 का पावर n बाहर करो तो K 2 का पावर n कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर m
कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर n, इक्वेशन 2 हो गया। अब हो रहा है दोनों को दुगना करो तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8R के 2NO का पावर m 2O2 का पावर n, तो बाहर करो जी। 2 का पावर m यहाँ से आ गया, 2 का पावर n यहाँ से आ गया, और ये हो गया NO का पावर m O2 का पावर n। मीन्स इसको आप लिख सकते हो 8R इज इक्वल टू के 2 का पावर m प्लस n, कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर n, इक्वेशन 3 हो गया। अब आप इक्वेशन 3 में इक्वेशन आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। सबसे पहले क्या करेंगे जी, इक्वेशन इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो क्या हो गया जी, आर कैंसिल हो गया, देख लो ये आर कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचेगा, इधर के NO का पावर m O2 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 का पावर n बचेगा। तो आप समझ रहे हो 2 का पावर 1 इक्वल 2 का पावर n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, कैलकुलेट हो गया। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, या इक्वेशन 3 में हम लोग फिर इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, तो इधर आर कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, इधर के कैंसिल हो गया, NO का पावर m कैंसिल हो गया, O2 का पावर n कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 का पावर m प्लस n। तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर m प्लस n, मीन्स m प्लस n इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, और n 1 है तो m कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑर्डर कितना हो गया जी, 3। यह थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। तो जितने ही पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ मैं आपको से डिस्कस कर लिया। इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड स्कोपिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भी आपस में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है और बी का कोफिशिएंट n है। इसमें ग्राफ दिया हुआ है, यह आपका एक ग्राफ प्रोडक्ट बी का है और एक ग्राफ रिएक्टेंट ए का है। रूल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम रहता है। एट t = 0 पे आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है जो 0.6 है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी 0 है। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। फाइनली आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक मीन्स इस सेक्शन में आपका रिएक्टेंट मीन्स प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, और इस सेक्शन में भी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाता है, तो बोलते हैं कि वह रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया है। ये जो रीजन देख रहे हो यहाँ से, यह रीजन इक्विलिब्रियम रीजन है। इक्विलिब्रियम रीजन है मीन्स यह रीजन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्विलिब्रियम। अब आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ n निकालो, तो n कैसे निकालेंगे यहाँ पे, और जब तक n नहीं निकलेगा तब तक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर n बाई कंसंट्रेशन ऑफ a। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन का रेट लिखते हैं। a इज इक्वल टू एन बी, मीन्स रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई n चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b बाई डेल्टा टी।
मीन्स ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन चेंज के टर्म्स में रेट निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, निकल जाएगा। तो आप देखो जब टाइम इंटरवल 1 है, 1 आवर है, मीन्स ये टाइम आवर में दिया रहा है, 1 आवर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी में कितना चेंज हो रहा है, 0.0 से कहाँ जा रहा है 0.2 तक। और आपका ए का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 0.6 से क्या हो रहा है 0.5 हो रहा है। कितना टाइम है 1 आवर में, यहाँ लिख दो। माइनस ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.5 हो रहा है 0.6 से, इस माइनस 0.5 माइनस 0.6 बाई 1 आवर, यहाँ पे 1/n कर दो। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना सर, 0 से कहाँ जा रहा है जी 0.2, तो 0.2 माइनस 0/1, ये तुम्हारा हो गया 0.1 और ये तुम्हारा हो गया 0.2। तो क्लियर हो गया n इक्वल टू 2, n का वैल्यू मिल गया। n का वैल्यू मिलते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल लोगे। वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर n बाई कंसंट्रेशन ऑफ a, और यह कंसंट्रेशन ऑफ b कंसंट्रेशन ऑफ a कहाँ का यूज होगा जी, इक्विलिब्रियम के टाइम का। तो इक्विलिब्रियम पे b का कंसंट्रेशन कितना है आप देख लो 0.6 है, a का कंसंट्रेशन कितना है 0.3 है, तो b का 0.6 बाई का पावर 2 हो गया और ये आपका 0.3 हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा 0.36 बाई 0.3, डेसिमल खत्म हो गया, 3.6 बाई 3, भारतीय 36, 1.2, तो 1.2 आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए बताओ। तो इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए यही होगा, ये आपका इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्सन हो, ये आप निकाले हो, मीन्स माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, यह कितना 0.6 से 0.5 हो रहा है, मीन्स ये हो जाएगा माइनस 0.5 टू 0.6 बाई 1, मीन्स 0.1 मोलारिटी पर आवर हो गया। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक मीन्स मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन।